Good morning, students. I am Noor Alam. Welcome to Noor Alam's Maths Academy. Today we are going to study about the theory of probability based on NCERT syllabus of class 10. तो क्लास 10 के बेसिस में हम लोग जो आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप नोइंगली और अननोइंगली और रियल लाइफ में आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, suppose as a introduction. Now in your daily life sometime you can say this type of sentence like probably it may rain today. Probably he is right. Probably he is right. He may possibly stands first. Now India has good chance of winning the game. Now if you look at this statement, then you can see that in this four statement there is no surety of happening of this event. तो यहाँ पर कोई भी इवेंट जो है श्योर नहीं है कि होगा। यहाँ पर बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो राइट है, वो रॉन्ग भी हो सकता है। ही मे पॉसिबली स्टैंड फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ इंडिया हैज़ गुड चांस ऑफ विनिंग द गेम। इंडिया का चांस जो है गेम को जीतने का अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया गेम जीत जाएगा। ओके, तो नाउ इन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स और इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हाट वी ऑब्जर्व दैट देयर इज समथिंग अनसर्टेनिटी ऑफ occurrence of this event, uncertainty of the occurrence of this event. So now probability is what? Probability is the measure of uncertainty. So probability is nothing but measure of uncertainty is called the probability. तो probability theory क्या करते हैं? probability theory में ये uncertainty को ही हम लोग measure करते हैं। तो in later we see that if India has good chance of winning the game, then what is the percentage of chance? Is it 90% or is it 95% or is it 99%? तो यहाँ से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है कि इस गेम का जो है वो कंडीशन या सिचुएशंस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जब कोई इवेंट का हम लोग निकालते हैं तो वो एक नंबर आएगा जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट अ नंबर विच लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड फ्रॉम दैट we have a better conclusions. We can determine what is the actual condition of the happening of the event. Okay, तो now आप जो है क्लास 9 में जो कुछ पढ़ के आए हो वो है आपका रैंडम, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लास 9 में आप जो भी एनसीईआरटी से पढ़े हो थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर, वो है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो इन क्लास 10 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल कंसेप्ट जानना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई वर यू मूविंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू द थ्योरेटिकल अप्रोच, इसका रीजंस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे इन क्लास 9। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम लोग स्टडी किए ऑफ एन इवेंट। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो suppose we have one example. Suppose there are 3 students A and B and C. They are tossing a coin. Each student tossing the coin 1000 times. What will happen? Now A has heads and tail. Suppose A के पास हेड आता है 450 टाइम्स और टेल आता है 550 टाइम्स।
अगर बी के केस में देखते हैं तो सपोज 400 टाइम्स हेड है और टेल आया है 600 टाइम। इन केस ऑफ सी अगर हम लोग देखते हैं तो सी के केस में हेड आता है, मान लेते हैं 500 सपोज 50 और उसका टेल आता है 450 टाइम्स। तो नाउ ये हम लोग क्लास 9 के बेसिस में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन केस ऑफ ए। तो ए के केस में अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ नथिंग बट 450 डिवाइडेड बाई 1000 टाइम ये एक्सपेरिमेंट ये ट्रायल को किया गया है, तो 450 डिवाइडेड बाई 1000 तो इट विल बी 45। अगर आप हेड का प्रोबेबिलिटी निकालते हो बी के केस में तो यू गेट ओनली 0.4, और अगर सी के केस में निकालते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यू गेट 0.55। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो जो है वेरी कर रहा है, तो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अगर ऐसा होता कि ए अगर 3 बार 1000 कॉइन को टॉस करते तो अपने कॉइन को 1000 टाइम टॉस करता अलग अलग 3 टाइम्स, तो फिर ए के केस में भी डिफरेंट केसेस आते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हेड जो है वो इक्वल हमेशा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, और एक ही पर्सन से अगर बहुत बार इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है 1000 टाइम्स, सपोज पहला ए ने 1000 टाइम्स किया, फिर 1 घंटे के बाद 1000 टाइम टॉस किया, फिर 1 घंटे के बाद 1000 टाइम टॉस किया, तो आप देखोगे नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, कभी 400 कभी 300 लाइक दिस। तो अब होता क्या कि दिस टाइप का जो प्रोबेबिलिटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज रीजन इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग द कॉइन 1000 टाइम्स इसको टॉस करके हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाले हैं। तो नाउ इफ व्हाट हैपन व्हेन वी टॉस द कॉइन मिलियन टाइम्स, अगर कॉइन को हम लोग मिलियन टाइम्स टॉस करते हैं तो इस केस में आप देखोगे कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स इक्वल टाइम्स आएंगे, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स इक्वल आएंगे। तो इफ़ यू टॉसिंग अ कॉइन मिलियन टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड it has been observed that now probability of getting a head approaches to the number 0.5, or you can say that how. Now this probability of the occurrence of head is called as theoretical probability of the event head. So this probability is called theoretical probability, and this probability of head of obtaining of head is called एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हेड मूव्स टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हेड इफ द नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज। तो वी कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अप्रोचेस टू द theoretical probability of that event when the number of trials of the experiment is very large. Okay, तो ये है आपका रिलेशंस थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का बीच में। तो नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं किसी इवेंट के बारे में तो उसके अंडर हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें से पहला डेफिनेशन आता है कि आपको ये जानना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट कितने तरीके के होते हैं। तो नंबर 1, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन which can produce an operation which can produce some well defined outcome. Some well defined outcomes. So an operation which can produce some well defined outcome is called experiment. Again experiment जो होता है, दिस एक्सपेरिमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट जो है 2 टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंट आर क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो वन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट को जो है रैंडम बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसका एक और भी नाम है, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड deterministic experiment. Now this experiment is called another experiment deterministic experiment. Okay, now deterministic experiment. अब इसका डेफिनेशंस क्या है
experiment which produce the same result under the identical condition. An experiment which produces same result under identical condition. So this experiment is called deterministic experiment. तो ये एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम होता है, नंबर ऑफ आउटकम, वो हमेशा 1 ही रहता है. नंबर ऑफ आउटकम इज ऑलवेज 1 एंड इट इज़ अ श्योर इवेंट. Okay, and deterministic experiment where we will do the or perform the deterministic experiment. ये कहाँ पर किया जाता है? To verify the law in science, in economics. Suppose आपको वेरीफाई करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो इन केस ऑफ वेरिफिकेशंस, तो द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. नाउ अगर आप डिमांड लॉ इन इकोनॉमिक्स, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई इट, तो इन केस ऑफ वेरिफिकेशन वी अप्लाई डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. Okay, now random experiment is very important. It is throughout our book we have to, whatever the experiment, it is the random experiment. इसका definitions क्या है? Random experiment, an experiment is called random experiment. If it satisfies two conditions. एक एक्सपेरिमेंट जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो वो कंडीशंस क्या है? नाउ योर एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव मोर देन 1 आउटकम्स. तो इट हैज़ मोर देन 1 outcomes. Number 2, it is not possible to predict outcome in advance. तो आप एडवांस में नहीं बता सकते कौन सा आउटकम अभी होने वाला है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट इन विच all the outcomes are known in advance, but you can't say which outcomes occurs in the next step. ठीक है, अभी कौन सा आउटकम आने वाला है ये आपको नहीं पता, लेकिन क्या क्या आउटकम आ सकता है वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए. यह पता होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में. और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमेशा जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो आपका मोर देन 1 होगा. एंड यू कांट प्रेडिक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विच आउटकम ऑकर्स इन द नेक्स्ट स्टेप. अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं. तो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन, ओके. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ द रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉट. तो सबसे पहले आंसर देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम है. एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है. तो नंबर ऑफ आउटकम head and tail, that is 2, which is more than 1. So therefore first criteria fulfilled. Now come to the second criteria. Now when you tossing a coin, then are you confirm that head comes or tail comes? You can say head out, between head and tail any one will come, but हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि head आएगा और tail ही आएगा, अभी ये हम लोग नहीं बता सकते. तो now second condition is also fulfilled. So therefore according to the definition, tossing a coin is a random experiment. तो in this way we can also say that throwing a die is also a random experiment. Okay, तो throwing a die जो है वो भी एक random experiment होता है. Okay, now next point is, and throughout the NCERT book when we say about the experiment, it is assumed that we are talking about the random experiment only. No other experiment is considered in class 10. So now we go for the next definition which is important to study our probability. Okay, now the definition is, that is called sample space. One of my student asked me, sir please elaborately explain this sample space.
तो सैम्पल स्पेस के बारे में उनको जो अच्छा से जो है जानना होगा, क्योंकि अगर आपको इसका नॉलेज अच्छा से होता है देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स एंड एनी प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब करना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ अगर आप एक डाई लेते हो और उसको थ्रो करते हो, ठीक है, तो थ्रोइंग अ डाई, तो यू कैन राइट एज थ्रोइंग अ डाई। तो व्हेन यू थ्रो अ डाई, नाउ what outcomes you get? So when you throw a dice you get 1 or you can get 2, 3, 4, 5 or 6, anyone you can get, है ना। Now when we say 1, 2, 3, that means we are talking about the dots which appears on the upper face। ये अपर फेस में जो आएगा हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। डॉट जो आएगा 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, वी कंसिडर ओनली द डॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डाइस। ओके, तो नाउ आई एम टेकिंग द सेट ऑफ दिस ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नाउ दिस इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। दिस इज नथिंग बट सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस है। तो इसके डेफिनेशंस क्या होगा? सैम्पल स्पेस का सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment। Set of all possible outcome of a random experiment is called a sample space। तो ये है इसका डेफिनेशन। Set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space। ठीक है। Now it is generally denoted by S। ये S लेटर से जो है हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। And each element of the sample space is called sample point, sometime called simply point, is called sample point। इसको sample point बोलते हैं, हर एलिमेंट को sample point। तो in other words an outcome of a random experiment is a sample point। So now according to the definition of the sample space, we can say that this is our sample space, and what are the sample point? 1 is the sample point, 2 is the sample point, 3 is the sample, 4 is the 5 and 6, all are the sample points। Okay, now we are going to describe some sample space according to the रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेसिस में हम लोग सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस इन द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। नंबर 1, तो आपको क्वेश्चन 1 देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब सैम्पल स्पेस। तो आपको सैम्पल स्पेस डिस्क्राइब करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास एक कॉइन है 1 रुपया का और एक कॉइन है 2 रुपया का। अब इसको आप थ्रो कर रहे हो, तो व्हेन यू थ्रो 2 coins एट ए टाइम, व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस? तो फ्रॉम द फर्स्ट कॉइन यू गेट आइदर हेड और टेल, फ्रॉम द सेकेंड कॉइन अगेन यू गेट हेड एंड टेल, फ्रॉम द सेकेंड कॉइन अगेन यू गेट हेड एंड टेल। तो व्हाट विल हैपन, यू कैन राइट सैम्पल स्पेस इन दिस वे। पहला कॉइन में हेड आया, दूसरा कॉइन में भी हेड आएगा, तो हेड हो सकता है कि ऐसा भी एक आउटकम हो सकता है। नाउ पहला कॉइन में हेड, दूसरा कॉइन में टेल, हेड एंड टेल। फर्स्ट कॉइन में टेल, दूसरा कॉइन में हेड, एंड देन फर्स्ट कॉइन शोज टेल, दूसरा कॉइन ऑल्सो शोज टेल। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस। इज इट क्लियर? नाउ सपोज इफ यू हैव 2 डाइस, आपके पास 2 डाइस है, तो इसमें 1 to 6 लिखा है, यहाँ पर भी 1 to 6 लिखा है। तो ये डाई जो है रेड कलर का है और ये डाई सपोज आपका जो है वाइट कलर का है।
अगर आपको बोला जाए ये दोनों डाइस को थ्रो किया गया है तो व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। तो वी कैन राइट द सैम्पल स्पेस इन दिस वे। नाउ तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, सपोज फॉर द रेड डाई आई मार्क्स द नंबर लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। फॉर द वाइट डाइस मैं इस तरीके से नंबर लिख रहा हूँ 3 4 एंड 5 एंड 6। तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू टेक द तो अगर हम लोग इसको ऐसा डिफाइन करते हैं, सपोज एक टेबल के जरिए से, with the help of a table, what will happen? First die, this is our red die, red, and this is our white die. Okay, तो पहला जो रेड डाई है उसमें 1 आया और वाइट डाइस से एक 1 आ सकता है। पहला डाइस में 1, रेड डाई में, वाइट डाई में मेरा 2, पहला डाइस में 1, वाइट डाइस में 3, पहला डाइस में 1 और वाइट डाइस से 4, पहला डाइस में 1, वाइट डाइस से 5, पहला डाइस से 1, वाइट डाइस से 6। तो ये एक हमको सेट ऑफ जो है आउटकम्स आ गया। तो ना ये भी हो सकता है 2, 1, पहला डाइस में 2, रेड डाइस में, और वाइट डाइस में 1, पहला डाइस में 2 और वाइट वाला डाइस से 2। इन दिस वे आप पूरा जो है टेबल को फिलअप कर लो। लास्ट में क्या आ जाएगा 6, 1, 6, 2। इन दिस वे अल्टीमेटली इन फाइनल यू गेट 6, 6। तो व्हाट वी सी दैट व्हेन वी थ्रो 2 डाई रेड of red and white color, the total number of outcomes is 36. If you count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like this, if you count you get total 36 outcome, and you can write in this way 1, 1, 2 dot 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 and then last point is 6, 6। तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नाउ वी आर कंसिडरिंग वन मोर एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग को सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है कि आपके पास एक बॉल है, वो बॉल रेड कलर का है, अनदर बॉल इज़ वाइट कलर एंड देन थर्ड बॉल इज़ ब्लैक कलर। यू आर गोइंग टू टेक 2 balls फ्रॉम द बैग। ये एक बैग में ये जो है 3 बॉल है, तो ये बैग से आप जो है 2 बॉल आपको ड्रॉ करना है, लेकिन वन आफ्टर द अनदर। एक बॉल ड्रॉ करने के बाद तभी आप दूसरा बॉल ड्रॉ कर सकते हो। तो नाउ डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है? तो पहला केस ऐसा होगा कि सपोज आपने रेड बॉल ड्रॉ किया फर्स्ट बार, जैसे आप बैग से निकाल रहे हो आपके हाथ में रेड बॉल आया, तो सेकेंड चांस में आपके पास आने के लिए सिर्फ 2 ही बॉल है, वाइट और ब्लैक। तो रेड के साथ या तो वाइट आएगा या रेड के साथ ब्लैक आएगा, हो गया। अगर रेड बॉल आपके हाथ में नहीं आता, पहला ही वाइट बॉल आ जाता है, तो सेकेंड चांस आपके लिए रेड है एंड ब्लैक है। तो आइदर ये दोनों में से कोई बॉल एक आएगा वाइट बॉल के साथ, तो रेड बॉल और वाइट बॉल के साथ ब्लैक बॉल आ सकता है। अगर सपोज ऐसा हुआ कि आपके पास वाइट बॉल भी नहीं आया, पहला आपके पास ब्लैक बॉल आया, तो अगर ब्लैक बॉल पहला आता है तो आपके पास देखो अब 2 ऑप्शन है, रेड एंड वाइट। तो रेड में से कोई एक आएगा या फिर ब्लैक के साथ वाइट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, दिस 6 आर द सैम्पल पॉइंट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल 3। ओके, नाउ डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव टू डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। सपोज एक हाईवे है और वो हाईवे बहुत ही बिजी है। तो इन दिस बिजी हाईवे ड्यूरिंग दिस ईयर, सपोज लास्ट ईयर 2019, या फिर ड्यूरिंग दिस ईयर यू आर finding how many accident happened. Okay, तो during a year what happened, how many accident, वो कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं उसको आप जो है उसका एक सैम्पल स्पेस बनाना चाहते हो। तो सैम्पल स्पेस में पॉइंट कुछ किस तरीके से आएंगे, सपोज ऐसा आ गया 0, तो इट इंडिकेट्स व्हाट, नो एक्सीडेंट। नाउ देन यू गेट, सपोज अगर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपको 0 रहेगा सैम्पल स्पेस में। एक एक्सीडेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लाइक दिस। तो यू गेट अ सैम्पल स्पेस लाइक दिस। ओके, तो नाउ दिस सेट हैज़ द इंटीग्रल पॉइंट एंड विद 0, क्योंकि आपको पता है कि एक्सीडेंट कभी 2.5 3.5 में तो आएगा नहीं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 0 का मतलब होता है नो एक्सीडेंट। ओके, तो दिस इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग द ईयर, उसका आपने सैम्पल स्पेस निकाला। नाउ अब हम लोग एक सैम्पल स्पेस निकालते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है सैम्पल स्पेस निकालने दिया। अब इसमें क्या बोला है, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, एक ओके, यू आर टॉसिंग अ कॉइन टिल यू गेट हेड, जब तक आपको हेड नहीं मिलेगा तो आप कॉइन को टॉस करते जाओगे। नाउ डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। इसका सैम्पल स्पेस कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कि आपने कॉइन को टॉस किया और फर्स्ट बार में आपको हेड मिल गया, हो गया सैम्पल स्पेस कंप्लीट। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है आपने टॉस किया आपको हेड आया, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो जब टेल आया तो आप क्या करोगे, स्टॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि टिल यू गेट हेड आपको टॉस करते रहना है। तो आप नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फिर कॉइन को टॉस करोगे, तो देन यू गेट हेड। अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पहला बार टेल, दूसरा बार टेल, देन थर्ड टाइम हेड। ये भी नहीं हुआ तो पहला बार टेल, दूसरा बार टेल, फिर टेल, देन यू गेट हेड। इन दिस वे you have to continue so that until you get a head. So this is your sample space when you are tossing a coin till you get a head. Now question number 6, describe the sample space। एक sample space आपको describe करने दिया है, तो वो sample space कैसा describe कर रहे हैं देखो। बोला है कि आपको एक coin को toss करना है, okay, you are tossing one coin, तो tossing a coin, if you get head then draw a ball from this bag। ये बैग से एक बॉल निकालो। अब इसमें क्या है, इसमें आपको दे दिया 3 रेड बॉल और 2 वाइट बॉल, ओके। अगर आपके पास टेल आया, अगर आपके पास टेल है, अब क्या बोला है, देन थ्रो अ डाई। Now in this random experiment you have to describe the sample space। आपको sample space को describe करना है, ओके। क्वेश्चन देख के काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप देखो कैसे sample space को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, तो यू गेट आइदर हेड और टेल, ठीक है। अगर आपके पास टेल आया है तो आपको फिर एक डाई को थ्रो करना है। अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो यू गेट 1, यू गेट 2, you get 3 और you get 4 और you get 5 और you get 6। अगर आपके पास हेड आया, टेल नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, उस बैग से आपको एक बॉल को ड्रॉ करना है, ओके। तो अब वो बॉल क्या है, 3 रेड है और 2 वाइट बॉल है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने बॉल ड्रॉ किया तो आपके पास पहला रेड बॉल आया R1, देन यू गेट सेकेंड रेड बॉल R2, देन थर्ड रेड बॉल R3, देन वाइट बॉल W1, देन सेकेंड वाइट बॉल W2। तो अल्टीमेटली सैम्पल स्पेस में आपके पास क्या क्या आउटकम आ जाएंगे, हेड के साथ रेड 1 R1 बॉल, हेड के साथ सेकेंड रेड बॉल, हेड के साथ R3 बॉल, और हेड के साथ वाइट 1 बॉल, हेड के साथ सेकेंड वाइट बॉल, और यू गेट टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, एंड देन टेल के साथ 4, एंड देन टेल के साथ 5, and then tail के साथ 6। now this is the sample space that we have calculated। तो मेरे एक स्टूडेंट ने, रोशन ने क्वेश्चन पूछा था, सर सैम्पल स्पेस क्या है, उसको जरा सा किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जरा सा एक्सप्लेन कर देना। तो होप रोशन यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम हियर। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे जो है मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर्स करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम है।